नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आखिरी मोहर लगा दी है, लेकिन इस मोहर पर कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। इसी विषय में आज हम बात करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता रंधावा जी से, क्योंकि जिस तरह से एक बयान आया है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनकी जो कंट्रोवर्शियल बयान है उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, जानते हैं, करते हैं बात। सर, फारूक अब्दुल्ला जी ने फिर से एक बार कंट्रोवर्शियल बयान दिया है 370, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आया कि आर्टिकल 370 को लेकर उनका भी एक कंट्रोवर्शियल बयान आया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के करैक्टर के बारे में या उनकी सोच के बारे में मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जानता है। उम्र के हिसाब से मुझे लगता है कहीं ना कहीं या तो वो सटिया गए हैं या फिट ऑफ एंगर या फ्रस्ट्रेशन। और ख़ास करके ये 11 दिसंबर 2023 के बाद जो निर्णय आया है, जो एक्सपेक्टेशन इन कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को थी कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट किस तरीके की इफ्स एंड बट्स खड़े करेंगे, पर मुझे लगता है कि हम सब दिल की गहराइयों से, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का वेलकम करते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ जी की टीम ने जो बेहतरीन निर्णय लिया है, और कॉन्स्टिट्यूशनली मुझे लगता है कि ना तो उन पर कोई प्रेशर था, ना ही उनको पता था कि मैं किसी प्रेशर में आ सकता हूं। उन्होंने अपने विवेक से जो निर्णय लिया और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो संविधान के पैरामीटर्स थे। हालांकि मुझे इतना बात का ये यकीन है कि इन कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स की तरफ से जो भी मापदंड रखे गए होंगे वो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने वाले रखे गए होंगे, क्योंकि 11 दिसंबर को जब निर्णय दोपहर तक आना था, सुबह 9 बजे ही इनका जो सीनियर लॉयर है कपिल सिब्बल, उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि कुछ लड़ाई जो है हमें हारने की भी लड़नी पड़ती है। तो वो पहले ही हारने के लिए लड़ रहे थे। जब आपका वकील ही कह रहा है कि हम हारने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर आपको तो मुझे लगता है कोई उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए थी। अलबत्ता फिर भी चलो, इनकी जो उम्मीद थी ये उस पर धराशायी हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यकीनी तौर पर संवैधानिक दृष्टिकोण से जो निर्णय लिया है, बेहतरीन निर्णय है। और केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 के निर्णय को जो ऑथेंटिकेट किया है, राष्ट्रपति जी ने उसको जो थ्रू किया था उसको पास किया है। मुझे लगता है कि बेहतरीन निर्णय है। और कहीं ना कहीं हमें भी बीइंग ए सिटीजन्स उसको ना सिर्फ अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि उसको समाज के बीच में ले जाकर, अगर समाज में इन लोगों ने कहीं ना कहीं नकारात्मक रवैया बनाने का प्रयास किया भी है, तो उसको दूर करना चाहिए। अक्सर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने कंट्रोवर्शियल बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। आपको क्या लगता है, क्यों ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान दिए जाते हैं? क्या सिर्फ टीआरपी के लिए या फेम के लिए? देखो, टीआरपी के लिए तो मैं मानता हूँ कि कश्मीर के 2 पॉलिटिशियन ऐसे हैं, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला। वो टीआरपी के लिए ज़रूर ऐसा बयान देते हैं कि हम कहीं ना कहीं सुर्खियों में जीवित रहें, क्योंकि पब्लिक डोमेन में तो हालत ख़राब हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे सीनियर और वरिष्ठ नेता जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अनेकों बार और लोकसभा तक भी पहुँचे हैं, मुझे लगता है कि अब उम्र दराज होने के साथ साथ कहीं ना कहीं मेंटली जो है एक व्यक्ति जो जैसे डिस्टर्ब हो जाता है, और लेट एज में जाकर कहीं कोई ऐसी बात भी सुनने को मिल जाए जिससे धक्का पहुंचता हो, तो कहीं ना कहीं दिमाग पे भी असर करता है। ये वही चीज़ें हैं जो कहीं उनको डिस्टर्ब कर रही हैं। और इन्हें फिट ऑफ एंगर या फ्रस्ट्रेशन, तो मैं क्या करूँ, मीडिया को क्या जवाब दूँ, अब हमारी लड़ाई के सारे, क्योंकि उनको पता है कि पब्लिक डोमेन में जाएंगे तो पब्लिक कोई कोऑपरेट नहीं करेगी। ये यकीनन है। 90% कश्मीर की आवाम जो है इस स्टेटस से अब खुश हो चुकी है। उन्होंने देखा कि 70 साल हमने 370 से क्या पाया, अपने बच्चों को मरवाया और एक अलग सा स्टेटस लेकर सिर्फ बैठे रहे, क्योंकि ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। और यकीनी तौर पे मैं कह सकता हूँ कि अब जब हम पब्लिक डोमेन में जाएंगे, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, इन कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज़ को यकीनी तौर पर आवाम सबक सिखाएगी। और इनकी ये जो मोहब्बत की दुकानें खुली थी, ये खुलने से पहले बंद हो जाएंगी। सर, सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही नहीं, महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी बयान दिया था कि हम हारे नहीं हैं, हम फिर से इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है, तो क्या कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही हैं? नहीं, इनकी कैपेसिटी इतनी है ही नहीं है। इनके पास एक ही लास्ट होप था, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ ये चले गए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनको बता दिया कि तुम लोग गलत पैरामीटर्स में आगे बढ़ रहे हो, जो केंद्र सरकार ने किया है वो अब चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए बेटर यही है कि इसी स्थिति में अपने एग्जिस्टेंस को बनाने का प्रयास करो। अलबत्ता मैंने कहा ना, पब्लिक इज़ द मेन डिसाइडर। जब अभी पब्लिक डोमेन में जाएंगे, चुनाव आएंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
विपक्षी दल अक्सर इलेक्शंस को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करते नजर आए हैं। कई बार सरकार पे सीधा इन्होंने साधा भी है कि यहाँ पर असेंबली चुनाव क्यों नहीं हो रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार कह दिया है कि 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव होने चाहिए और साथ ही साथ स्टेटहुड की बहाली के लिए भी जो उन्होंने बात कही है। तो आप क्या देखते हैं कि कब तक जो है अब यहाँ पर बिगुल बजेगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये 11 दिसंबर 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय आए हैं, चाहे वो धारा 370 35A को हटाने के लिए आए हैं, जब बाकी निर्णय आए हैं, ये सारे स्वागत योग्य निर्णय हैं। और केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर पहले भी गंभीर है। लोकसभा के अंदर हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था कि एप्रोप्रिएट टाइम पे हमने कहा कि स्टेटस जो है राज्य का मिलेगा वो हम देंगे, हमने लिया, हम ही देंगे। एप्रोप्रिएट टाइम पे जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहेगा तो हम चुनाव करवाएंगे, क्योंकि ये प्रेरोगेटिव उनका रहता है, ऑटोनोमस बॉडी है। और अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक डेडलाइन आई है कि 30 सितंबर से पहले पॉलिटिकल सेटअप जो है यहाँ पर मजबूत किया जाए, डेमोक्रेटिक सेटअप को खड़ा किया जाए। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऑन द होल हम पहले ही तैयार है, लेकिन अब केंद्र सरकार भी इसको कहीं ना कहीं गंभीरता से लेगी और जल्दी हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा फिर से वो गुलनार होगी और हमारा भगवा खिलेगा। कश्मीर के अंदर ही नहीं, जम्मू में भी, जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पे हम सरकार बनाएंगे। सर, आखिरी बार आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी ने भी ये कहा था कि ऐतिहासिक 11 दिसंबर को कोई भी हाउस अरेस्ट नहीं होगा, लेकिन उसके बाद देखा गया था कि महबूबा मुफ्ती उन्होंने कहा था कि मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि ये कह रहे हैं कि हाउस अरेस्ट नहीं करें, लेकिन मैं हाउस अरेस्ट हूँ। देखिए, इनको मैंने कहा ना, इनको किसी न किसी तरीके से सुर्खियों में रहने का शौक रहता है। हो सकता है अपने ही कहीं PSOs वगैरह से बाहर से ताला लगवा लिया और चाबी गुम कर दी हो, बस वो इनको सुर्खियों में रहना ना। मीडिया ने तो वही देखना कि ताला लगा हुआ है, कि ताला कौन खोलेगा, तो ताला गुम हो गया, नहीं ताला लगा हुआ है, चाबी गुम हो गई है। तो अगर LG साहब ने कहा है कि हमने किसी को भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अरेस्ट नहीं किया है, तो वो एक अथॉरिटी है, उन्होंने अथॉरिटी से बात की है, वो गलत बात नहीं कर सकते। इनको मानना चाहिए था कि ये भी इनके मुंह पे किसी न किसी भी इनको खानी पड़ी है मुंह की, कि हमने बेबुनियाद एक बात उछालने की कोशिश की कि मीडिया इसको हाईजैक करे कि केंद्र सरकार डरी हुई है, इनको पहले हाउस अरेस्ट कर दिया है क्योंकि शहर को बड़ा निर्णय आने वाला है। लेकिन किसी को हाउस अरेस्ट नहीं किया गया था। ये बाहर आने की स्थिति में ही नहीं थे, ये लोगों को फेस करने की स्थिति में ही नहीं थे। तो उससे छुपने का एक ही तरीका है, अपने किसी चेले चांटे से ताला मरवा दो, चाबी गुम कर दो और शाम को खोल देना, बोले कोई आया, लगा गया और आके खोल गया, बस। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता विक्रम रंधावा जी, जिनका ये जिस तरह से स्टेटमेंट आई है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सुप्रीम कोर्ट के जब ऐतिहासिक फैसले के बाद, उन्होंने ये साफ तौर पे एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो है कहा जम्मू कश्मीर के लिए कही है। उस पर विक्रम रंधावा जी से हमने बात करी तो उनका ये कहना है कि ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जो है फ्रस्ट्रेशन जो है देखने को नज़र आ रही है, जो फ्रस्ट्रेशन वो निकाल नहीं पाए, अब वो इस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर या जो इस समय मौजूदा सरकार है, मरकजी सरकार है, उस पर अपनी जो है फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।